गांव में दिनकर और सूर्या नाम के दो भाई रहते थे। दिनकर 10 साल पहले पैसे कमाने के लिए दिल्ली चला गया था। वो वहाँ मिठाई की दुकान चलाता था। सूर्या गांव में रहकर ही खेती बाड़ी करता था। दिनकर और सूर्या दोनों के नाम 50-50 बीघा आम के बाग थे, जिनमें बहुत ही मीठे आम आया करते थे। दिनकर की बेटी करिश्मा को आम के बागों में घूमना पसंद था। बाग के कोने में एक बहुत बड़ा घना आम का पेड़ था। करिश्मा स्कूल से लौटकर उसी पेड़ के नीचे खटिया डाल लेती और कोयल की मीठी आवाज सुनते हुए अपना होमवर्क करती। हर साल आम पकने के टाइम पर दिनकर गांव आता था और सूर्या के साथ आम बेचकर वापस दिल्ली लौट जाता। पिछले 10 सालों में दिनकर की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो गई थी। एक दिन सूर्या की पत्नी शीला पकौड़े पहुंचाने दिनकर के घर पहुंची। करिश्मा, आज मैंने बहुत दिनों बाद प्याज के पकौड़े बनाए हैं, सोचा थोड़ी तुम्हारे घर पहुंचा दूं। अच्छा हुआ ताई तुम यहाँ पकौड़े पहुँचाने आ गई। मैं तुम्हारे घर ही आ रही थी। कल पापा आए थे, मेरे और मम्मी के लिए सोने की बालियाँ लेकर आए हैं। एक जोड़ी तुम्हारे लिए भी बनवा कर लाए हैं। शीला ने बड़ी जल्दी लपक कर बालियाँ ले ली, लेकिन भागते हुए अपने घर पहुंची और अपने पति सूर्या से बोली, तुम्हारे छोटे भाई के पास इतना ज्यादा पैसा आ गया है कि उसने अपनी पत्नी और बेटी के साथ मेरे लिए भी बालियाँ बनवा दी हैं। जब दिनकर शहर में इतना कमा रहा है तो तुम बाग में उसे हिस्सा क्यों देते हो? उसकी तो सिर्फ एक बेटी है, हमारे तो 2-2 बेटे हैं। खर्चा तो हमारा ज्यादा है ना। मैं हमेशा से दिनकर को अपना हिस्सा देता रहा हूँ। फिर दिनकर का परिवार तो यहीं पर है। पैतृक संपत्ति पर जितना हक मेरा है उतना ही दिनकर का भी है। दिनकर शहर में जो कमाई करता है उसका आधा हिस्सा तुम्हें देना चाहिए। शहर में वो अपनी मेहनत से कमाता है, वो अपनी कमाई का हिस्सा मुझे क्यों देगा? सूर्या अपने भाई के प्रति वफादार था, लेकिन उसकी पत्नी उसे दिनकर के खिलाफ लगातार भड़काती रहती थी। आखिर कब तक सूर्या अपनी अच्छाई जिंदा रख पाता? धीरे धीरे वो पत्नी के प्रभाव में आने लगा। एक दिन करिश्मा के घर दिनकर के दोस्त का फोन आया। दोस्त ने बताया कि दिनकर का एक्सीडेंट हो गया है। खबर सुनते ही करिश्मा और उसकी माँ दिनकर के पास दिल्ली चले गए। सूर्या और उसकी पत्नी भी दिनकर को देखने गए, लेकिन जल्दी वापस लौट आए। अजी, मैं तो कहती हूँ यही मौका है बाग अपने कब्जे में लेने का। अब अगर तुमने जरा भी समय गंवाया तो बाद में पछताओगे। सूर्या ने गांव के सरपंच से कहा कि उनका भाई दिनकर और दिनकर का परिवार अब कभी गांव नहीं लौटेंगे और दिनकर के हिस्से का बाग सरपंच को बेच दिया। इतना उपजाऊ और कीमती बाग सरपंच ने तुरंत खरीद लिया। कुछ महीनों बाद करिश्मा अपने गांव वापस लौटी और सूर्या के घर गई। ताई, पापा की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। माँ वहीं पर है। हमारे बाग के आम बेचकर सूर्या ताऊ को जो पैसे मिले होंगे वो पापा ने मंगवाए हैं। तुम्हारा बाग था लेकिन अब नहीं है। हमने सोचा कि अब तुम्हारा परिवार कभी वापस नहीं आएगा, इसीलिए हमने बाग सरपंच को बेच दिया और मकान बनवा लिया। अब तक तो सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें जो कोने वाला आम का पेड़ सबसे ज्यादा पसंद था उसे नहीं बेचा है। तुम उसके नीचे बैठकर आराम कर सकती हो। करिश्मा दौड़ती हुई सरपंच के पास पहुंची। सरपंच जी, हमारा आम का बाग वापस कर दीजिए। पापा अस्पताल में है, सारा काम धंधा ठप है। बिना बाग के रोजी रोटी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हारे ताऊ के पैसे दे चुका हूँ, जो भी बात करनी है जाकर उनसे करो। सरपंच ने करिश्मा को अपने घर से भगा दिया। करिश्मा बेचारी अपने बाग के पास गई और उसी कोने वाले आम के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी, जहाँ पहले वो अक्सर बैठा करती थी। अब पापा का इलाज कैसे होगा? मेरी पढ़ाई कैसे होगी? अब हम सब क्या खाएंगे?
करिश्मा पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी उसने देखा कि पेड़ की डाली पर कोई सोने की चीज चमक रही है। करिश्मा ने जब गौर से देखा तो पता चला कि पेड़ की डाल पर एक सोने का पक्षी बैठा हुआ है। करिश्मा काफी देर उस पक्षी को देखती रही। यकीन नहीं होता, वो सोने का पक्षी है। फिर अचानक से वो पक्षी बोला। करिश्मा ने इतनी अजीब बोली पहले कभी नहीं सुनी थी। पक्षी के बोलते ही पेड़ पर लगे सारे आम सोने के बन गए। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। करिश्मा ने पेड़ पर चढ़कर सारे आम एक टोकरी में इकट्ठे कर लिए और घर ले जाने लगी। रास्ते में उसे शीला मिल गई। शीला ने देखा कि करिश्मा टोकरी में सोने के आम भरकर ले जा रही है। उसने तुरंत करिश्मा को रोककर पूछा, अरे करिश्मा, ये सोने के आम तुम्हें कहाँ मिले? अच्छा हुआ ताई तुमने कोने वाला आम का पेड़ मेरे लिए छोड़ दिया था। उस पेड़ पर आज एक सोने का पक्षी आया। जैसे ही वो बोला, सारे आम सोने के बन गए। मैं इन आमों को बेचने शहर जा रही हूँ, पापा का इलाज कराने। शीला ने तुरंत सूर्या को सोने के पक्षी के बारे में बताया। उस पक्षी को पकड़कर हमें बाग में ले जाना चाहिए। फिर एक एक पेड़ पर पक्षी को बिठाकर आवाज निकलवानी चाहिए, जिससे हमारे पूरे बाग के आम सोने के बन जाएंगे। एक बार वो सोने का पक्षी हाथ लग गया ना, तो हमारे दोनों बेटों को जिंदगी भर कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगले दिन सूर्या अपने दोनों बेटों के साथ सोने के पक्षी को पकड़ने पहुंच गया। दोपहर बाद वो पक्षी उसी पेड़ पर आकर बैठ गया, जिस पेड़ के नीचे करिश्मा बैठा करती थी। सूर्या ने पक्षी के ऊपर जाला डालकर उसे पकड़ लिया। सूर्या ने पिंजड़े को ले जाकर अपने बाग में एक पेड़ पर रख दिया और पक्षी को बोलने के लिए मजबूर करने लगा। जल्दी आवाज निकाल और मेरे बाग के आमों को सोने का बना दे। सूर्या काफी देर तक कोशिश करता रहा, लेकिन पक्षी कुछ भी नहीं बोला। आखिर सूर्या ने पक्षी को एक नुकीली लकड़ी चुभोना शुरू कर दी। पक्षी गुस्से में बोला। उसके बोलते ही सूर्या और उसके दोनों बेटे सोने के बन गए। गांव वालों ने जाकर शीला को खबर दी। तब शीला अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगी। बहुत दूर देश की बात है। कैथरीन नाम की राजकुमारी अपने पिता की लाडली थी, क्योंकि राजा के 3 बेटे थे और कैथरीन इकलौती बेटी थी। राजा ने कैथरीन के लिए एक से एक योग्य वर की तलाश की, लेकिन कैथरीन हर लड़के में कोई न कोई कमी निकाल देती। सिर्फ 2 लाख वर्ग मीटर? मैं इतने गरीब राजा से शादी नहीं करूंगी। कम से कम 10 लाख वर्ग किलोमीटर होता तो मैं इनके बारे में सोचती। कैथरीन इस तरह दर्जनों लड़के फेल कर चुकी थी। एक बार राजा ने दुनिया के अलग अलग कोनों से सबसे काबिल राजकुमारों को दावत पर बुलाया और अपनी बेटी से कहा, तुम्हारी लंबाई इतनी कम क्यों है? तुमने अपनी माँ से टांगे क्यों नहीं खिंचवाई? तुम्हारी लंबाई तो बहुत ज्यादा है कि तुम्हारी टांगों में बांस लगे हुए हैं। इस तरह सबका मजाक उड़ाते हुए अंत में कैथरीन एक गंजे राजकुमार के पास पहुंची। मुझे हैरानी होती है कि तुम जैसा टकलू चप्पड़ गंजू घुटी हुई चांद वाला भी राजकुमार हो सकता है। मुझे लगता है तुम्हारी अम्मा टकली रही होंगी, तभी उसने एक टकले बेटे को जन्म दिया। बेटी, ये हमारे पड़ोसी राज्य मेडागास्कर के वीर राजकुमार मेटालिन हैं। इस तरह इनका अपमान करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। लगता है इनके राज्य की जमीन भी इनकी चांद की तरह बंजर होगी। राजा को अपनी बेटी पर बहुत क्रोध आया। बेटी, तुझे तेरे घमंड की सजा मिलेगी। अब मैं तेरी शादी राज्य के सबसे बड़े भिखारी से करूंगा। राजा अपनी बात का पक्का था। कुछ दिनों बाद जर्जर हालत में एक भिखारी राजा के पास आया, जिसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन गरीबी ने उसके शरीर को जवानी में ही बूढ़ा बना दिया था। राजा ने उसी भिखारी से अपनी बेटी की शादी कर दी। मैं इस भिखारी के साथ नहीं जाऊंगी। शादी हुई है तो अब जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भिखारी अब तुम्हारा पति है और तुम उसकी पत्नी। राजा ने अपनी बेटी को जबरदस्ती भिखारी के साथ विदा कर दिया।
भिखारी का घर जंगल पार पड़ोसी राज्य मेडागास्कर की सबसे गरीब बस्ती में था। उसके घर में न पहनने को कपड़े थे और न खाने को अनाज। कल से तुम्हें मेरे साथ नगर में भीख मांगने चलना होगा। मैं भीख मांगने के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तुम्हें चलना ही होगा, क्योंकि मुझे इतनी भीख नहीं मिलती कि मैं 2 लोगों को खिला सकूं। कैथरीन 3 दिन भीख मांगने नहीं गई। भूख से उसके होंठ सूख गए और चेहरा मुरझाने लगा। आखिरकार पेट की आग बुझाने के लिए उसे अपने पति के साथ भीख मांगने जाना पड़ा। कैथरीन जब भीख मांगने निकली तो लोग उस पर हंसने लगे और उसका अपमान करने लगे। देखो देखो, राजकुमारी भीख मांगने निकली है। ये तो देखने में हमसे ज्यादा बदसूरत लग रही थी। इसके पिता ने इसके लिए बड़े से बड़े राजकुमार बुलाए, पर इस घमंडी ने सबका मजाक उड़ाया। अब देखो ये कैसी मारी मारी घूम रही है। शर्म के कारण कैथरीन बिना भीख लिए ही वापस आ गई। मैं भीख मांगने नहीं जा पाऊंगी, इससे अच्छा तो हम कोई काम कर लेते हैं। हम भला क्या काम करेंगे, हमारे पास तो पूंजी भी नहीं है। कोई ऐसा काम ढूंढो जिसमें पूंजी की जरूरत ना हो। क्या तुम रस्सियाँ बुन सकती हो? मैं जंगल से जूट तोड़ कर ले आऊंगा। कैथरीन ने रस्सियाँ बुनना शुरू की तो उसके कोमल हाथों से खून निकलने लगा। लगता है तुम ये काम नहीं कर पाओगी, कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। भिखारी ने एक दिन घर लौटकर कहा, राजमहल में रसोइयों की भर्ती चल रही है, क्या तुम खाना बना सकती हो? कैथरीन जानती थी कि अगर वो राजमहल में नौकरी करने जाएगी तो उसका सामना गंजे राजकुमार से होगा, पर कैथरीन के पास और कोई विकल्प नहीं था। हाँ, मैं खाना बना सकती हूँ। कैथरीन महल में रसोई का काम करने लगी। गंजा राजकुमार जब भी उसे नजर आता तो वो कहीं छिप जाती। शर्म के कारण कैथरीन की हिम्मत नहीं होती थी कि वो राजकुमार के सामने चली जाए। एक दिन राजकुमार का जन्मदिन आया। पूरा महल उस दिन देश विदेश से आए मेहमानों से भरा हुआ था। शानदार दावत चल रही थी। कैथरीन मुंह ढककर मेहमानों को शरबत लेकर जा रही थी। उसे दिखाई नहीं दिया कि रास्ते में एक बिल्ली है। कैथरीन का पैर बिल्ली से टकरा गया और वो शरबत की प्लेट लेकर सामने आ रहे गंजे राजकुमार के ऊपर गिर पड़ी। राजकुमार के शाही कपड़े गंदे हो गए। मुझे माफ कर देना, मैं देख नहीं पाई। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, चाहे मेरा कितना भी अपमान कर लो, पर मुझे काम से मत निकालना। मैं और मेरे पति भूख के मर जाएंगे। कैथरीन को डर था कि राजकुमार उससे बदला लेगा, उसका उसी तरह अपमान करेगा जैसा उसने राजकुमार का किया था। कैथरीन राजकुमार के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगी। डरो नहीं, तुम्हारा भिखारी पति और मैं एक ही हूँ। जिस दिन तुमने मेरा मजाक उड़ाया था उसी दिन मैंने निश्चय किया था कि मैं तुम्हारा गुरूर तोड़कर ही रहूंगा। मेरे राज्य में बोरबेल नाम का एक प्रसिद्ध जादूगर रहता है। मैं उसके पास गया और उसने मुझे एक जादुई गोली दी, जिसे खाकर मैं एक गरीब और दरिद्र भिखारी में बदल गया। मुझे खुशी है कि तुम्हारा घमंड दूर हो चुका है और तुम अपने कर्मों का पश्चाताप कर चुकी हो। तुम्हारे पिता यहाँ मौजूद हैं। अब हम फिर से पूरे धूमधाम से विवाह करेंगे।